प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके क्लास 10th कृतिका का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, साना साना हाथ जोड़ी। क्या करने वाले हैं? साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी बच्चों मधु कांकरिया जी का लिखा हुआ एक यात्रा वृतांत है। तो यात्रा वृतांत क्या होता है? क्या होता है, मधु कांकरिया जी एक अपनी फ्रेंड के साथ में, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, वहां से आगे फिर हिमालय तक जाती हैं। तो वो पूरे सिक्किम का, गंगटोक का, वहां पर क्या देखती हैं, कैसे रास्तों से गुजरती हैं, उनको कौन कौन मिलता है, अपनी पूरी यात्रा का वृतांत, मतलब जो विवरण लिखती हैं, वही है बच्चों साना साना हाथ जोड़ी, है ना। जब कोई ट्रैवलर ट्रैवल पे निकले और अपने पूरे ट्रैवल के एक्सपीरियंस को जब शेयर करे लिख के या बोल के, तो वही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यात्रा वृतांत। चलिए तो समय वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। यात्रा वृतांत किसका? मधु कांकरिया जी का, और जिसका नाम क्या है? साना साना हाथ जोड़ी। बच्चों आप देखेंगे ना, तब आपको ये चैप्टर इतना लंबा लगेगा कि ये बहुत लंबा है, और जब बीच बीच में कुछ आप इसके वर्ड्स देखोगे तो आपको देखने में बहुत टफ लगेंगे। लेकिन मैं आपसे वादा कर रही हूँ, जब आप ये पूरा लेक्चर ले लेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, तो आपको ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना, आप पूछो मत। और अगर किसी बच्चे ने कश्मीर, उत्तराखंड या फिर ये सिक्किम, यहाँ पे कहीं भी घूमा है ना, कोई भी हिल स्टेशन गया हुआ है, तो उसको तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैं अभी घूम के ही आ रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने चैप्टर ये पढ़ा था तो मुझे भी ऐसे ही फील हुआ था, जैसे जब हम कश्मीर की वादियों में थे, तो जैसे जैसे हमें फील हुआ, ये मधु कांकरिया जी को ऐसे ही फील होगा और ये अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहती हैं मधु कांकरिया जी? मधु कांकरिया जी कहती हैं, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। देखिए अब है इस टाइम पे मधु कांकरिया जी गंगटोक शहर में, है ना। सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक, वहीं पर है। तो क्या कहती हैं कि जब इन्होंने देखा तो ऐसा लगा इनको जैसे आसमान उल्टा हुआ पड़ा है। उस टाइम पे क्या है बच्चों? हिल स्टेशन है और ये इतनी ऊंचाई पर है, तो नीचे जब शहर की लाइट जगमग जगमग कर रही है, पूरे शहर में जब घरों में, होटल्स में, रोड्स पे, जहाँ पे भी लाइट जल रही है, तो वो मधु कांकरिया जी को कैसे फील हो रही है? जैसे आसमान नीचे आ गया है और सारे तारे टिम 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 कर रहे हैं, है ना। तो कह रही हैं कि सितारों के गुच्छे रोशनियों के एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? खुद ही कहती हैं कि ये क्या है ना, क्या था वह? खुद से क्वेश्चन पूछती हैं। अब जब खुद से क्वेश्चन पूछ रही है तो खुद ही आंसर करेंगी, क्योंकि वो अकेली ही लिखने वाली हैं। अब जैसे मैं क्लास रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, आपको अज्यूम करके आपसे पूछती हूँ, फिर खुद ही आंसर करती हूँ। तो ऐसे ही मधु कांकरिया जी बोलती है क्या था वह? तो अब आंसर करती हुई कहती है, वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। क्या था? गंगटोक शहर। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। देखिए बच्चों, अब गंगटोक को क्या बता रही हैं मधु कांकरिया जी? मधु कांकरिया जी बता रही हैं मेहनतकश बादशाहों का शहर। क्या हुआ? मेहनतकश बादशाहों का शहर। बच्चों हिली एरियाज में लोगों को अपने रेगुलर जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं उनको करने के लिए भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। आप ये मानिए अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपना पेट पालने के लिए उनको हम लोगों से ज्यादा, नॉर्मल लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो अगर अपने शाम के खाने का भी जुगाड़ कर रहे हैं, दोपहर के खाने का, मतलब घर में जो खाना बनने वाला है, बच्चों को पेट भरने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, उन आइटम्स को जोड़ने के लिए भी बच्चों उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेंटल वर्क करना पड़ता है। इसीलिए उनको मधु कांकरिया जी कह रही हैं मेहनतकश बादशाहों का शहर। मतलब वो बादशाह तो है लेकिन कैसे हैं? मेहनत करने वाले, है ना। फिर क्या कहती हैं मधु कांकरिया जी? मधु कांकरिया जी कहती हैं
एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात, कि उनको उस शहर की सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। क्यों अच्छी लगती हैं बच्चों, वो तो आगे बताएंगे, लेकिन हिली एरियाज में इतनी शांति होती है, इतना प्यारा नेचर होता है कि ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाएं। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रिय। मैं डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। क्या कह रही हैं कि जो रात थी ना बच्चों, जो उस टाइम पे रात हो रही थी, कह रही हैं ये मुझ में एक ऐसा सम्मोहन जगा रही थी, मतलब एक जादू सा कर रही थी। जैसे हम जादू को देखते हैं ना, जादू का शो देखते हैं कोई, तो हम जादूगर को देखते रहते हैं, हम पल के नहीं झपकाते बिल्कुल भी ना, हमें लगता है कि अब ये जो भी ट्रिक फॉलो करेगा हम उसको पकड़ लेंगे। तो ये भी यही कहती है, मधुकांकरिया जी कहती हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये जो रात है मुझ में सम्मोहन जगा रही है, मैं और बस मैं, मतलब मैं इस जगह को देखती रहूं, बाकी कुछ ना सोचूं, इंद्रियों से परे हो जाऊं। अतीन्द्रिय क्या होता है बच्चों, इंद्रियों से परे, मतलब मुझे कुछ फील ही ना हो, बस मैं यहाँ के वातावरण में ही खो सी जाऊं, और मैं कैसी हो जाऊं, शून्य। शून्य होना क्या मतलब बच्चों, मतलब ज्यादा कोई मेंटली प्रेशर ना लेना है ना, वे वो वाली स्टेज जब हम कुछ बाहर का सोचे नहीं, हम ये ना सोचे अब कल की चिंता ना करें, कल ये करना है वो करना है, और ऐसे उठेंगे फिर उसके बाद में ये करेंगे। कई बच्चे तो टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो कल का ये है, इतने बजे ये करूंगा, ये पूरा निपटाना है। तो ऐसे कह रही है कि मैं शून्य थी उस टाइम पे, बस वहां का वातावरण मुझ में सम्मोहन जगा रहा था। फिर क्या कहती हैं, देखिए, धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। क्या कह रही है, उजास क्या होता है बच्चों, उजियाला है ना, उजाला, उजियारा, कुछ भी कह सकते हैं आप। जब पौ फटने लगती है, पौ फटना क्या एक मुहावरा है, मतलब सूरज निकलने लगता है सुबह सुबह, एकदम भोर का सीन। कह रही है कि उजास निकलने लगी थी और शून्य से फूटने लगा था, मतलब सूरज हल्का हल्का निकलने लगा था। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी थी, क्या अब उनके कानों में वहां जो प्रार्थना चल रही है ना, वो उनके कानों में पड़ने लगी। और क्या प्रार्थना हो रही है वहां, देखो, जो आपके चैप्टर का नाम है ना बच्चों, वही प्रार्थना का नाम है। तो क्या प्रार्थना है, देखिए, सना सना हाथ जोड़ी गड़दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। क्या है, एक नेपाली महिला प्रार्थना कर रही होती है, उससे वे शब्द सुनती है मधुकांकरिया जी, क्या कहती है, साना साना हाथ जोड़, मैं अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर यह प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन क्या हो, अच्छाइयों को समर्पित हो, है ना, मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो वो ये प्रार्थना सुनती हैं और कहती हैं, आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। क्या सीखे थे बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी गड़दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली, कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये ही प्रार्थना करनी चाहिए बच्चों। धन दौलत रुपया पैसा ये सब कुछ हमारे पास आ जाएगा अगर हमारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित है, हम केवल अच्छे अच्छे काम करेंगे ना। देखिए, अब जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका एक ही कर्म है, पढ़ना 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 पढ़ना, है ना। आप अगर अपने कर्म के प्रति लॉयल है ना, ईमानदार हैं, तो आप ये मानिए कि रुपया पैसा और इज्जत शौहरत सब कुछ फ्यूचर में आपके कदमों में होगी। तो ऐसे ही मधुकांकरिया जी कहती हैं कि एक नेपाली औरत से मैंने सुबह ही सुबह ये प्रार्थना के शब्द सीखे थे। फिर देखिए, सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। सुबह उनको यूमथांग के लिए निकलना था, अभी वहां पे जगह है यूमथांग, लेकिन क्या है, उनको पता था कि मेरे जो होटल से व्यू है ना वो कंचनजंगा दिखती है ना। तो वो सुबह ही सुबह अपनी बालकनी की तरफ भागी कि अरे कंचनजंगा का व्यू बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो बताती है कि बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। पता है ना बच्चों आपको, सिक्किम में है कंचनजंगा। तो वो कहती हैं तो मुझे लोगों ने बताया था कंचनजंगा दिखाई देती है अगर मौसम साफ हो तो, लेकिन क्या बताओ उनको दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी बच्चों। क्योंकि क्या वहां पे टूरिस्ट क्या कहते हैं
कि पहाड़ी क्षेत्रों का मौसम और बॉम्बे का फैशन पल पल बदलता रहता है। तो ऐसे ही वहां पे हल्की 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 बारिश हर समय बनी रहती है, तो मौसम कभी साफ नहीं रहता। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा, वो बता रही है कि हिमालय की जो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है वो दिखनी थी वहां से, पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। अब देखिए वो बादलों के कपाटों को ठाकुर जी के कपाटों से तुलना करती हैं कि जैसे ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं ना एक निश्चित समय पे, तो वो कहती हैं कि जैसे ठाकुर जी के कपाट बंद रहते हैं ऐसे ही बादलों ने भी अपने कपाट नहीं खोले, बादलों के कपाट भी बंद थे, इसलिए मुझे कंचनजंगा दिखी नहीं। कंचनजंगा ना दिखनी थी ना दिखी। वो पिछले साल भी आई थी, उनको पिछले साल भी नहीं दिखी थी और इस बार भी नहीं दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम रकम क्या होता है बच्चों? बहुत प्रकार के, है ना, मेनी टाइप्स ऑफ काइंड। तो वो कहती है कि रकम रकम के रंग बिरंगे फूल मुझे दिखाई दिए, ऐसा लगा कि जैसे कांकरिया जी को ऐसा लगा कि वो फूलों के बागों में आ गई हैं। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। देखिए आप उनको गैंगटॉक से कितना जाना है, 149 किलोमीटर जाना है यूमथांग के लिए। यूमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। उनके गाइड का नाम क्या है बच्चों? आपको चैप्टर पढ़ते पढ़ते पूरा याद हो जाएगा, याद कर भी लेना है, जितेन नार्गे, है ना। तो आप लोग कितने हो गए, मतलब उनकी जानकार है, उनकी एक फ्रेंड, अभी उनका आगे वर्णन आएगा, और एक उनके गाइड का नाम है जितेन नार्गे। तो जितेन नार्गे ने बताया कि हम यूमथांग चलेंगे, 149 किलोमीटर है, और यूमथांग क्या है? घाटियां ही घाटियां, फूलों से लदी घाटियां हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह में पूछने लगती हूँ क्या होता है बच्चों, जब प्लेन्स वाले लोग हिलीज एरिया में पहुंचते हैं ना, तो उनका तो एक ही मन में भी, और किसी से पूछते हैं तो भी, तो एक ही क्वेश्चन होता है, वहां बर्फ मिलेगी, वहां बर्फ मिलेगी, वहां बर्फ मिलेगी। तो ऐसे ही बच्चों के अंदाज में, बचकाने हरकत मतलब बच्चों के अंदाज में मधु कांकरिया जी अपने गाइड से पूछती हैं कि हम यूमथांग जा रहे हैं, वहां बर्फ मिलेगी? तो गाइड क्या कहते हैं, चलिए। तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। देखिए बच्चों, पहली बात तो क्या होता है कि वह जब जाती है ना तो रास्ते में उनको पताकाएं दिखती हैं, कुछ तो व्हाइट होती हैं, कुछ कलरफुल होती हैं। तो अब उनको देखती हैं तो मतलब बताते हैं कि शांति और अहिंसा का प्रतीक होती हैं वो पताकाएं। तो अब उनके मन में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे इन पताकाओं को देख के कि ये पताका क्यों लगाते हैं, इन पताकाओं का फिर क्या होता है? तो अब उनके जितेन नार्गे गाइड हैं वो सब इनके आंसर देंगे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। ये वाला सिक्किम गंगटोक वाला एरिया है बच्चों, यहाँ तो बुद्ध की बहुत ही मान्यता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे बुद्ध की मान्यता है, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। देखिए कितनी फहराते हैं, 108। वो बताते हैं जितेन नार्गे कि जब कोई बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है ना तो शहर से दूर एक स्थान पर सफेद बौद्ध पताकाएं लगा दी जाती हैं। कितनी? 108। जैसे हमारे यहाँ अलग मान्यताएं होती हैं, आप जहां से देख रहे हैं वहां पे अलग मान्यता होंगी, ऐसे वहां पे किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर श्वेत पताकाएं लगा दी जाती हैं, इसीलिए वो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने ही आप नष्ट हो जाती हैं। आप कभी शॉर्ट मूवीज और ये आपके कुछ भी वेब सीरीज देखते होंगे, अगर इधर का एरिया दिखाते हैं तो उनमें दिखाई जाती हैं जो पताकाएं फहराती रहते हैं। तो ये बताते हैं जितेन नार्गे कि इनको ना ऐसा नहीं है कि एक बार लगाने के बाद हटा देते हैं, ये हटाई नहीं जाती, ये अपने आप ही हवा से, धूल से, मिट्टी से धीरे 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 खुद ही फट जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। अब देखिए वो बता रहे हैं कि जब किसी की डेथ हो रही थी तो कैसी लगा रहे थे बच्चों? शांति अहिंसा का प्रतीक व्हाइट लगा रहे थे।
अब किसी का कोई बहुत अच्छा काम हुआ, किसी ने कोई कारोबार डाला, किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, किसी के बेटा हुआ, किसी की बेटी हुई, जिसकी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, तो वहां पे क्या करते हैं, रंगीन पताकाएं लगाते हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप पे लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। अब जो जितेन नार्गे हैं उनके जीप में किसकी फोटो लगी हुई है, दलाई लामा जी की। तो वो कहती हैं कि नार्गे बताता जा रहा था, गाइड का तो काम है, देखिए वो तो अपनी ड्यूटी करेगा, तो उनका गाइड उनको हर चीज बताता जा रहा है और वो देखती हैं कि दलाई लामा की फोटो उनकी जीप में लगी हुई है और वो नोटिस करती हैं कि यहाँ की बहुत सारी दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की फोटो यही वाली देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉप। क्या है बच्चों, कवि लॉन्ग स्टॉप। पहले आप तो मतलब बहुत पुरानी पिक्चर है, जब मैं ही बहुत, शायद मेरा बर्थ भी नहीं हुआ होगा, गाइड है ना, उसकी शूटिंग वहीं पे हुई थी। तो अब जितेन बताता है कि ये जो जगह है ना, इसका कवि लॉन्ग स्टॉक नाम है, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आ गई वही बात। तिब्बत के चीज के बमसन ने लेपचाओ के शोमेन से कुजतैन के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। किस किस का है बेटो, देखो ये लेपचा और भुटिया, सिक्किम की दो स्थानीय जातियां है ना, लेपचा और भुटिया, उनमें हमेशा बहुत विवाद रहता था, तो उनमें संधि कराई गई थी इस जगह पे। तो आज भी उस संधि की जो याद में एक स्मारक लगा हुआ है ना। तो कहते हैं कि लेपचा और भुटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। मैंने कहा ना उनमें झगड़ा रहता था, विवाद रहता था, तो कहते हैं कि उसमें संधि हुई, तो उसका ये यादगार ये स्थल है। फिर कहता है, उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। अब वो तो कहती है कि वहां से हम जब निकल रहे थे तो मुझे एक कुटिया के भीतर, एक घर के भीतर ऐसे चक्र घूमता हुआ देखा। तो वो क्या है बच्चों, धर्म चक्र परिवर्तन। तो आप देखिए बात आएगी कि यह क्या, नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। क्या है बच्चों, धर्म चक्र। धर्म चक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेयर व्हील, है ना। तो कहते हैं प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। देखिए बच्चों, किंवदंतियां, कहानियां, मैथोलॉजी, है ना, ये हर जगह मिलती हैं। कि अब वो क्या कह रहे हैं नार्गे, जितेन नार्गे कहता है कि ये धर्म चक्र है और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अगर बताइए, अगर ऐसे ही सारे पाप धुल जाते तो इंसान खूब भर के पहले पाप कर ले और फिर जाए और धर्म चक्र को घुमा के आ जाए। लेकिन क्या है बच्चों, ये आस्था का प्रतीक है ना, इन पे उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे पाप कर्मों को रोके रखने में इन आस्था का बड़ा खेल होता है। तो वो कहते हैं कि इसको घुमाने से क्या होगा, सारे पाप धुल जाते हैं। तो कहती है वो मधुकांकरिया जी, एकदम जैसे मेरे को ऐसे आया, रिएक्ट हुआ मेरा, ऐसे ही वो कहती है, क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है ना। हमारे इंडिया में सबकी आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी हैं, कि हम पाप के बारे में हमारे क्या थॉट्स हैं, पुण्य के बारे में क्या है, और हम पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबके, चाहे मैदानी आदमी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे रेगिस्तानी हो, है ना, चाहे गॉड भी इंसान हो, वो हर चीज के बारे में यही विचार होते हैं। सबके अपनी अपनी सोच यही रहती है हर जगह की, कि कैसे अगर ये काम कर देंगे तो पाप हो जाएगा, ये काम करेंगे पुण्य मिलेगा, ये काम होंगे तो हम दूसरे जन्म में दुख पाएंगे, ये करेंगे तो दूसरे जन्म में सुख पाएंगे। अब क्या होता है देखिए, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे, है ना, रफ्ता रफ्ता, तो धीरे धीरे ये लोग ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब क्या हो रहा था बच्चों, अब तक तो ये बस्ती क्षेत्र से निकल रहे थे, लोग दिख रहे थे इनको, है ना, शहर में कि औरतें भी दिख रही थी, आदमी भी दिख रहे थे। अब जैसे जैसे ये ऊंचाई पे जाने लगे, इनको जो लोग दिख रहे थे वो कम होते चले गए। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। जब आप ऊंचाई से किसी चीज को देखते हैं तो वो छोटी छोटी दिखती है,
तो अब उनको भी ऊंचाई पे पहुंच के घर कैसे लग रहे हैं, जैसे ताश के पत्तों से हम घर बनाते हैं ना, ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे घर हैं। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम यह हिमालय। बच्चों, सबकी एक बार ख्वाहिश होती है कि हिमालय जाया जाए, है ना। तो कांकरिया जी कह रही हैं कि अब हिमालय छोटा सा नहीं, अपने सूक्ष्म रूप में नहीं, अपने विशाल रूप में दिखने लगा था। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर जा रही है। पल पल परिवर्तित हिमालय। और हिमालय के बारे में क्या कहती है? पल पल परिवर्तित हिमालय। देखिए, क्योंकि हिमालय जब नीचे से देख रहे हैं तो दिखता ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसके पास होके चलेंगे जो विशाल रूप आता है, कहीं कैसा कहीं कैसा, कहीं बर्फ होगी, कहीं एकदम सकरी घाटियां, एकदम कभी चौड़ी घाटियां, है ना, कभी नुकीला, कभी पथरीला। तो कहती हैं कि पल पल परिवर्तित हिमालय, कि जो हिमालय समय समय घड़ी घड़ी बदलता रहता है, ऐसा हिमालय अब उनको दिखने लगा था। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। क्यों बच्चों? देखो, अब रास्ते ऐसे होने लगेंगे ना, बिल्कुल भाई, कहाँ चौड़े में से आ रहे थे और अब जैसे जैसे घाटियों से निकलेंगे और सकरे होते जाएंगे, तो उनको घुमावदार होने लगे, सकरे होने लगे, वीरान होने लगे। लोग अब दिखने कम होते चले जा रहे थे। हिमालय बड़े होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। ऊपर जाते जा रही हैं बच्चों, फूल दिखने लग गए हैं, वादियां सुंदर लग रही हैं, एकदम मनोरम लग रही हैं, और फूल उनको कैसे लग रहे हैं? जैसे शिद्दत से मुस्कुरा रहे हैं। शिद्दत से मतलब एकदम इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है फूल, इतने जैसे मुस्कुराए जा रहे हो, हंस रहे हो, अत्यधिक रूप से हंस रहे हो। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हम हरियाली हरियाली और ऐसे किसी गुफा से निकल रहे हैं, है ना। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। अब क्या हो रहा है कि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जितेन नारगे जी के साथ में, जितेन नारगे जी उनके गाइड है, तो सबको वो दृश्य इतना मनोरम लग रहा है। तो जब दृश्य मनोरम लगता है तो एक पुराना गाना ही याद आता है सबको, तो सब झूमते चले जा रहे हैं, सुहाना सफर है ये मौसम हसी, है ना, ऐसे गाते जा रहे हैं। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। देखिए, लोग क्या है, लोग नॉर्मल हैं, आम आदमी एक अलग होता है और एक राइटर के मन में जो कल्पनाओं का बवाल चल रहा होता है, जो बवंडर उठ रहा होता है, वो अलग होता है। तो मधु कांकरिया जी खुद ही कहती हैं कि सब लोग मस्ती में मशगूल थे, सब लोगों को याद आ रहा था कि सब लोग गाना गुनगुना रहे थे, सुहाना सफर है ये मौसम हसी, लेकिन मैं एकदम किसी ऋषि की तरह शांत थी। जैसे ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन रहते हैं ना, एकदम शांत रहते हैं, ऐसे मधु कांकरिया जी एकदम शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। तीस्ता नदी वहीं से प्रवाहित होती है बच्चों। तो अब वो कह रही हैं कि मैं किस लिए शांत थी, क्योंकि वो कह रही है कि मैं वहां पे जो सब कुछ चल रहा था, वो जो नेचर का हाल था, मैं उसको सबको अपने मन में समेट लेना चाहती थी। खुद ही सोचिए बच्चे, अगर वो शांत नहीं होते, अपने मन में उन भावों को समेटती नहीं, तो फिर लिखती कैसे? इतना प्यारा चैप्टर, इतना अच्छा चैप्टर, एक एक शब्द का अंकन कोई तभी कर सकता है जब उसने वो पल बहुत ही अच्छे से जिया हो। मतलब एक एक शब्द का विवरण उन्होंने अपनी कलम से ऐसे किया है कि जैसे हमें ही वो अभी कहाँ ले जाएंगे। देखिए, हम जब इस चैप्टर को कंप्लीट करके लौटेंगे ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम पूरे हिमालय को उनकी आंखों के जरिए हम ही देख के आए हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने अपनी मुंडी की मतलब मुंडी, ये सर जीप में से ऐसे निकाल लिया जैसे छोटे बच्चे निकाल लेते हैं ना। और कभी क्या देखती हैं, कभी ऊंचे ऊंचे हिमालय को देखती हैं, कभी बहते एकदम उसको झरने को देखती हैं। तो झरना जब बच्चों बहुत ऊंचाई से गिरता है तो कैसा लगता है?
एकदम दूध जैसा सफेद दिखता है पानी, एकदम क्लीन, ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं हो दूध हो। तो कहती है कभी मैं एकदम से दूध की तरह जो झरना बह रहा है उसको देखती हूँ, कभी क्या कहती हूँ जैसे चांदी की तरह तीस्ता नदी जो बह रही है आंखों में चमक देती है, कौन देती है आंखों को, कभी मैं उसको देखती हूँ। फिर देखिए कहती हैं सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही है तीस्ता नदी। कहाँ से थी? सिलीगुड़ी, जो जगह का नाम है, सिलीगुड़ी से तीस्ता नदी उनको दिख रही थी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी, मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। वो कहती हैं कि मैं ऐसा नजारा देख के तो स्वयं को क्या महसूस कर रही है, चिड़िया, जैसे चिड़िया अपने हल्के हल्के पंखों को फैलाकर और आसमान में उड़ती रहती है। तो मधुकांकरिया जी कहती हैं कि मैं इस समय ऐसा ही फील कर रही हूँ, मैं एकदम प्रफुल्लित हूँ, खुशी से मैं फूल ही नहीं समा रही हूँ, मैं बिल्कुल अपने आप को चिड़िया के पंखों की तरह हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरे नवपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। वो अपने हिमालय को कहते हैं मेरे नवपति मेरे विशाल, ऐसे उनको नमस्कार करने वाली होती हैं, हिमालय को नतमस्तक होने वाली होती हैं, तभी क्या होता है जीप एकदम से रुकती है। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। क्यों है बच्चों? क्योंकि उनको सेवन सिस्टर कहते हैं ना इधर स्टेट्स को। तो अब क्यों रोकी जितेंद्र नार्गे ने? गाइड का काम होता है अच्छी अच्छी जगह जहां आएंगी वो टूरिस्ट प्लेस जो भी होंगे उनको दिखा के ले जाएगा। तो वो जीप को रोकता है, एकदम उनसे कहता है कि आइए एक झरना है और उसका नाम क्या है? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। और सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल कैसा पानी निकल रहा है? बिल्कुल दूध की तरह, जैसे झाग होते हैं ना, वॉशिंग पाउडर को पानी में घोल देते हैं और जो झाग बनते हैं, ऐसा ही कहती हैं झाग उगलता झरना, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। अब देखिए सेवन सिस्टर वाटरफॉल फ्लैश चमकने लगे, सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल मतलब व्यस्त हो जाना, बिजी हो जाना। कहती हैं कि ना जैसे ही नार्गे ने जीप रोकी और सबने ये झरना देखा, सबके फ्लैश क्यों क्यों कैमरे निकल आए, सब अपने अपने कैमरे से फोटो खींचने लगे। लेकिन अभी क्या होगा देखिए, मधुकांकरिया जी क्या करेंगी, वो ही व्यू को अपनी आंखों में समेटेंगी। और बच्चों मैं तो ये कहती हूँ बहुत अच्छा होता है यादों को कैमरे में कैद करने के बजाय किस में कैद किया जाए? अपनी आंखों में। क्यों किया जाए बच्चों? बहुत ही फायदे हैं उसके, कि जब आप शांति के कुछ पल चाहो, अपने जिंदगी में आनंद के कुछ पल झूमना चाहो, तो अपनी आंखें बंद करो और उन पलों को जियो और मुस्कुरा दो। यही करेंगी। अब देखिए हमारी मधुकांकरिया जी कहती हैं आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी थी। देखिए कह रही हैं कि क्या फील कर रही हैं खुद को, एक पत्थर पे नीचे पत्थर पड़े हुए हैं उस पर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि मैं तो ना खुद को आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सा फील कर रही हूँ, जिसको कोई शाप लगा होता है ना, ऐसे कि यार अब क्या सोचेंगे, वो यही सोचेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, इतना पोल्यूशन है और हम प्रकृति को ये कभी भी जो चाहिए होता है वो नहीं देते है ना। तो अब ऐसे ही खुद को वो सोच रही हैं। उस जो झरने की आवाज है बच्चों, उसमें से एक संगीत उठता है, क्योंकि बहुत तेज चल रहा है झरना, तो उसको वो अपने कानों से ऐसे मंत्रमुग्ध होकर सुनती हैं। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई, मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। अब क्या हुआ, पानी बह ही रहा था तो उन्होंने अपने पैरों को डुबो लिया, पैरों को डुबोया तो एकदम स्पीड में बह रहा है पानी, तो पानी एकदम से उनको गीला कर देता है, गीला कर देता है तो उनका मन और ऐसे ठंडा ठंडा पानी लगता है, ऐसा मन उनका झूम उठता है। उनको अब ऐसा लग रहा है कि बस मुझे पेन पेपर मिल जाए और मैं जो मेरे मन में भाव आ रहे हैं वो सारे उस पन्ने पे उकेर दूं। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई।
मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। क्या कहती हैं बच्चों, उनको ऐसा फील हो रहा है कि जीवन की अनंतता इसी में है, जीवन का जो सुख है, जीवन का जो आनंद है वो इसी क्षण में है। मैं इसी क्षण को पूरी तरह जी लूं और मैं पूरी तरह इसी जिंदगी में रहूं, दूसरी किसी जिंदगी में भागू ही नहीं। वो यही सब कुछ सोच रही थी, तभी जितेन उनको कहते हैं कि उठिए उठिए, अभी आगे तो इससे और अच्छे नजारे मिलेंगे। जब भी आप किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे और आपके साथ गाइड होगा, तो आप जैसे प्लेन से गए हुए हैं बच्चों, तो आप सोचेंगे कि ये वाला जो सीन है, ये हम जिस भी अभी अपनी साइड पे है, इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपका गाइड आपको हमेशा यही बोलेगा कि उठिए, आगे इससे भी सुंदर नजारे हैं। और वाकई जब आप आगे वाली साइड पे जाएंगे तो और अच्छे नजारे होंगे, उसके अगले दिन जब आप अगली साइड पे जाएंगे तो और अच्छे नजारे होंगे, है ना बच्चों। और मैं तो ये कहती हूँ बच्चों, घूमना चाहिए जिंदगी में। आप इतना पैसा कमाइए कि ट्रेवल कर पाए, क्योंकि ट्रेवल करना नाम मात्र, महज ये घूमना नहीं, जिंदगी के सारे सुकून भरे पल, जिंदगी में क्या क्या, कौन सी जगह पे क्या होता है, कौन सी जगह पे क्या होता है, ये तभी मिलेगा जब आप ट्रेवल कर पाएंगे। अब देखिए, कहती हैं अनमनी सी मैं उठी। अब अनमनी सी उठेंगी क्योंकि मधुकांकरिया जी का मन तो ऐसा है कि मैं यहीं बैठी रहूं, बहुत लंबे टाइम तक बैठी रहूं। लेकिन नार्गे कहा कि चलो मैडम, अभी आगे और अच्छे नजारे मिलेंगे। तो वो कहती है मैं अनमनी सी, जैसे मेरा मन तो नहीं था लेकिन मैं उठ गई। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। क्या कहती है कांकरिया जी बच्चों, मैंने आपको बताया ना हिल स्टेशन पे क्या होता है, एकदम से हरियाली दिखेगी, फिर आपको लगेगा पेड़ों की पत्तियां पूरी पीली हैं, फिर आपको पूरे फूल ही फूल मिल जाएंगे, इतने फूल मिलेंगे घाटियों में कि आप पूछे मत। फूलों को खत्म होते कभी ऐसा लगेगा जैसे एकदम दीवार पे प्लस्तर मार देते ना, अरे ये पथरीली पथरीली है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना। जब सकरी सकरी घाटियों से निकलेंगे तो उनको भी ऐसे ही लग रहा है। फिर एकदम से क्या होता है कि बादल हो जाते हैं, तो सब कुछ बादल में, सब कुछ बादलों ने अपने अंदर ढक लिया। देखिए, चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। क्या कहती है, चित्र लिखित सी मैं, कि मैं तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ड्राइंग बनी होती है ना, छाया और माया की, ये छाया है ये माया है, तो कह रही है कि मुझे तो ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि अभी तो इतनी सुंदरता थी, अब सब कुछ बादलों ने ढक लिया। तो वो ये पूछना चाहती है कि प्रकृति में सर्वोपरि है कौन, बादलों को मानूं, पेड़ों को मानूं, कभी पानी को मानूं, झरने को मानूं, या हिमालय को मानूं। तो वो यही अपने आप से प्रश्न करती हैं और फिर खुद कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचर मुझे सयाना बनाने पर तुला हुआ है, कि नेचर चाहता है कि मैं इंटेलिजेंट बनूं, इंटेलिजेंट से भी ज्यादा बच्चों इंटेलेक्चुअल बनूं। वो कहती है कि मेरा बौद्धिक स्तर बढ़े, तो प्रकृति मुझसे यही चाह रही है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, पर वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई, मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी, नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। क्या लिखा था बच्चों, थिंक ग्रीन। कहती हैं अब धुंध हट गई, धुंध हटते ही क्या हुआ, दो पहाड़ ऐसे ऐसे, तो उनकी छाया उनको दिख रही थी, वो सोच रहे थे कि ये लोग टकराने वाले हैं, दो पहाड़ यहाँ पे टकरा रहे हैं। लेकिन जब आगे चलते गए चलते गए चलते गए तो पता चला कि नहीं नहीं, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में पहाड़ थे, और वो अब अपने विशालकाय रूप में आ चुके, बड़े बड़े उनको दिखने लगे। और जब दिखने लगे तो फिर क्या है, वहां पे क्या आने लगे, वही पेड़, पहाड़, पर्वत, झरने और फूल। तो वहां पे लिखा हुआ है थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन मतलब बच्चों ये बहुत बड़ी सोच है कि हरियाली के बारे में सोचिए। हरियाली यहाँ क्या है, ग्रीन यहाँ क्या है, प्रकृति, नेचर,
कि अपने नेचर के बारे में सोचिए। ये एक बंदे की नहीं बच्चों, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब सोचें अपने नेचर के बारे में। हम सब जो जो योगदान अपने नेचर के लिए दे सकते हैं वो दें। तो देखिए, आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। कह रही हैं कि प्रकृति एक साथ कितनी चीजों को संजो के बैठी है। हमसे कोई कह दिया जाए कि हमें साइंस भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, एसएसटी भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, संस्कृत भी पढ़नी है, तो हम एक बार वो कहेंगे अरे एक एक करके तो करेंगे। पहले संस्कृत कर लेंगे, फिर हिंदी करेंगे, फिर साइंस करेंगे, फिर मैथ करेंगे, फिर एसएसटी करेंगे। लेकिन प्रकृति देखिए बच्चों, एक साथ सबको संभाले हुए, उन्हीं पेड़ों को, फूलों को, वादियों को, घाटियों को, झरने को, नदियों को, पर्वत को, पहाड़ों को, और सबसे बड़ी बात हम सबको। अगर प्रकृति चाहे तो हमारा विनाश कैसे कर दे, पलकें झपकते कर दे, एक भूकंप आए और सब समाप्त। तो कह रही हैं कि प्रकृति ने एकदम से ऐसे सबको अपने शामिल किया हुआ है, वह बस ऐसा लगता है कि बस चलती ही जा रही है, बिना रुके चलती ही जा रही है। उनको वहां पे क्या मिलते हैं बच्चों, देखो, प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, बड़े अच्छे फूल होते हैं बच्चों। तो कहती हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है, देखिए, चरैवेति चरैवेति। चरैवेति चरैवेति क्या होता है बच्चों, चलते रहो चलते रहो, बिना रुके चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। और क्या कहती हैं, जो मैंने अभी कहा ना, प्रकृति चाहे तो हमारा विनाश कैसे कर सकती है, पलकें झपकते। तो कहती हैं कि हमारा जो वजूद है ना प्रकृति के आगे, वो तो तिनके के समान भी नहीं है। जैसे तिनका होता है, पेड़ का एक छोटा सा तिनका होता है, ऐसा भी नहीं है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, कि उनको पहली बार एहसास हो रहा है कि जिंदगी का जो परम सत्य है, जो हकीकत है, वो तो यही है। क्या है, वहां का परम सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। क्या, साना साना हाथ जोड़ी, कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। क्या हुआ बच्चों, कि क्या होता है जब हम प्रकृति को ऐसे विराट रूप में देखते हैं ना, तो हमारा स्वतः ही हमारे हाथ जुड़ जाएंगे, हम नतमस्तक हो जाएंगे। किसके सामने, ईश्वर के सामने, क्योंकि कहते हैं ईश्वर ने प्रकृति को बनाया है। तो ऐसे ही मधु कांकरिया जी के साथ हो रहा है कि वो नतमस्तक हो रही है ईश्वर के सामने। और सुबह जो उन्होंने प्रार्थना सुनी थी, साना साना हाथ जोड़ी, गर्दहु दिर प्रार्थना, है ना, कि मैं अपने छोटे छोटे दोनों हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जीवन किसके लिए समर्पित हो, अच्छाई के लिए। तो उनको वही प्रार्थना अब याद आ रही है। क्या होता है बच्चों, हिल स्टेशन पे तो जैसे जब घाटियों से निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, हम फंस जाएंगे, यहाँ से गिर गए तो ऐसे जीवन की भी एक उम्मीद ऐसी रहती है कि हे भगवान प्रभु बचा ले, इन घाटी से निकल जाए। तो ये ही हो रहा है मधु कांकरिया जी के साथ में। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। क्या हुआ बच्चों, कि अब कांकरिया जी देखिए कितने प्रकृति के विशाल रूप के बारे में सोचती जा रही हैं। तभी क्या होता है कि उनको वहां पे कुछ औरतें दिखती हैं, और औरतें क्या कर रही होती हैं बच्चे, पत्थरों को तोड़ रही होती हैं। वो मोटे मोटे पत्थर होते हैं, उनको तोड़ रही होती हैं। तो जैसे ही उनको पत्थरों को तोड़ती महिलाएं दिखती है ना, तो वो क्या कहती हैं कि मुझे ये सीन जब दिखा ना कि पत्थरें तोड़ती मुझे महिलाएं दिखी, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई औरत अपने ही, कोई बहुत अच्छी डांसर है, नृत्यांगना है, और वो अपने भाव भंगिमा में डांस करे जा रही है, और एकदम से क्या हो, उसके घुंघरू टूट जाए। तो जैसे वो एकदम से रुकेगी ना, मुझे ऐसा ही फील हुआ कि मैं जाने सोचती सोचती कहाँ तक चली गई थी,
अब देखिए वो तो विराट रूप सोच रही थी प्रकृति का, लेकिन अब वो वापस लौटेंगी इंसानी स्वरूप में कि भाई इंसानी हकीकत तो यही है, जमीनी हकीकत तो यही है कि यहाँ पेट पालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो क्या सोच रही है देखिए, गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। वो कहती हैं कि गुथे आटे की सी कोमल काया, कि आटा जब गूंथ देते हैं बच्चों, डो तैयार कर देते हैं तो कितना सॉफ्ट होता है। तो कहती है ये औरतों के हाथ इतने ही सॉफ्ट हैं, और अपना पेट पालने के लिए इनके हाथों में क्या है, हथौड़े, कुदाली। तो वो सब सोचती हैं। कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। डोको क्या होती है बच्चों, बड़ी सी टोकरी है ना, आपने देखी होगी ना। जब कहीं भी आप टी गार्डन, चाय के बागानों की फोटो देखते हैं तो जो लेडीज के पीछे एक बकेट लगी होती है, उनमें वो लीव्स को तोड़ती हुई दिखती है, तो वो डोको होती है। तो वहां पे डोको में कईयों ने तो अपने बच्चों को बिठा रखा है, क्योंकि बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते घर पर, और सभी लोग एक साथ मेहनत करते हैं वहां। तो वो औरतें हाथ में कुदाली और हथौड़ी लिए हुए हैं, अपने डोको में अपने बच्चों को बिठाए हुए हैं। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, कुछ काम में लगी हुई थी, कुदाल को, उस हथौड़ी को बहुत तेज तेज जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। देखिए कांकरिया जी भी वहीं आ गई कि इतने सुंदर प्राकृतिक नजारे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए वही कि क्या होगा, भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग। यही सब के विषय में सोचता है बच्चों इंसान। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। देखिए वो माँ है इसलिए डोको में अपने बच्चों को ले रखा है, और क्या कर रही है, श्रम साधना। मातृत्व भाभी बच्चों, अब माँ अपने बच्चे के लिए हर पल तैयार रहती है, तो मातृत्व भी एक साधना से कम नहीं है। साधना मतलब बच्चों कड़ी मेहनत, तपस्या, और श्रम क्या है, उनका जो मेहनत है वो भी साधना ही है उनके लिए। नहीं करेंगी तो कैसे उधर पूर्ति करेंगी। तो कहती हैं कि दोनों काम वो साथ साथ कर रही थी। वहीं पर खड़े बीआरओ के एक कर्मचारी से मैंने पूछा यह क्या हो रहा है। बीआरओ क्या होता है बेटा, ये होता है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि जो रोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उससे पूछती हैं, एक कर्मचारी खड़ा होता है बीआरओ का, कि ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है। तो कहता है, उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ ने चौड़ा बना रही है। तो बीआरओ के एक कर्मचारी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो बताता है, बहुत मजाकिया अंदाज में बताता है, क्योंकि भाई वो कैसे बताएगा, टूरिस्ट है तो टूरिस्टों को ऐसे ही बताता है कि जिन रास्तों पे आप जा रही हैं ना, जिनसे शिखर से टक्कर लेने के लिए जा रही हैं, क्या आप हिमालय पे चढ़ेंगी, जिन रास्तों से होकर गुजरेंगी, तो उन रास्तों को इन पहाड़ी औरतों ने ही तैयार किया है। वो रोड को ही चौड़ा करने का काम कर रही थी, पत्थर तोड़ तोड़ के। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। जब हम ऐसी बात सोच लें तो हम यही कहेंगे कि ये तो बहुत कठिन काम होगा। तो वो क्या कहेंगे, हाँ जी बड़ा कठिन काम है, ऐसे कठिन काम में तो लोगों की मौत भी हो जाती है। अब बच्चों रोड को चौड़ा करने के चक्कर में कोई ऊपर घाटी से गिर गया तो गिर गया, तो कितना कठिन काम है देखिए। तो वो कहते हैं वह संजीदा हो गया, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। जो मैंने बताया ना बच्चों, ऐसे जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। क्यों है बच्चों, ऐसे पहाड़ों पर रास्ते प्रकृति ने बनाए हुए थोड़ी हैं। पहले डायनामाइट लगाया जाता है, जहां पे पहले प्लानिंग होती है कि यहाँ से तोड़ा जा सकता है, पहाड़ों को नुकसान नहीं होगा, फिर डायनामाइट लगाएंगे, डायनामाइट लगाने पे वहां से टूटेगा, जैसे जैसे टूटेगा फिर प्लान करके उन पत्थरों को वहां पे बिछाया जाएगा, रोड को चौड़ा किया जाएगा। देखिए पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। देखिए ये आपके में बुक में फोटो दी हुई है, तो इस तरीके से, और थोड़ी सी भी चूक हो जाती है बच्चों तो सीधे पाताल प्रवेश, मतलब फिर इंसान के बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिसाइड दैट टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। ये लिखा हुआ था कि आप ताज्जुब कर देंगे, लेकिन सच में
इस रोड को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। बच्चों, मौत को झुठलाना ही हो गया, क्योंकि वो निकला है मौत के मुंह से उस रोड को बनाने के बाद में भी। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। अब देखिए, एकाएक मधु कांकरिया जी कहाँ पहुंच गई? मधु कांकरिया जी पहुंच गई पलामू और गुमला के जंगलों में। एक बार पलामू और गुमला के जंगल देखने गई थी वो, तो वहां पे पहुंच गई कि वहां पे भी ऐसे ही आदिवासी औरतों ने पीछे टोकरे में अपने बच्चों को लिया हुआ था और वो पत्ते इकट्ठे कर रही थी। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे। ठाटे क्या होते हैं बच्चे? यहाँ पे जो ठेक बन जाती हैं, हमारे यहाँ तो इनको ठेक कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना आपके उधर क्या कहते हैं। तो जैसे ये कह रहे हैं ठाटे, मतलब जब बच्चों कोई भी मेहनत का, बहुत मजदूरी वाला काम जिसमें अथक परिश्रम लगे, वो काम किया जाता है। देखो, कुदली को उठाना, हथौड़ी को उठाना, इन सबको उठा के मारना, तो ये जो फिंगर्स की ये होती है यहाँ पे, इन जगह ये निशान छाले पड़ते हैं, फिर वो टाइट टाइट हो जाते हैं। तो उनको कह रही हैं कि वहां पे भी उन औरतों के हाथ में ठाटे पड़े हुए थे और यहाँ पे इन पहाड़ी औरतों के हाथ में भी ठाटे पड़े हुए हैं। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तो यही उनके एकदम से यही ख्याल आता है कि भाई यहाँ पे जिंदगी तो बहुत टफ है, और ऐसा लगता है कि अमीर लोगों की जिंदगी कितनी सरल है, सारी मलाई मलाई एक तरफ और सारी यातना, पीड़ा, दुख सब एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कभी भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। अब देखिए, वो वहां पे क्या सोच रही थी, उन औरतों के बारे में सोच रही थी, पहाड़ी औरतों के बारे में। तभी क्या होता है, उनकी जो सहयात्री होती हैं मणि और जितेन नार्गे, उनको ढूंढते ढूंढते आते हैं। तो जितेन नार्गे उनसे कहते हैं कि मैडम ये तो हमारे देश की आम जनता है, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। भाई आम जनता तो कहीं भी, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, किसी भी स्कूल के बाहर, सड़कों पे कहीं भी मिल जाएगी, किसी खेत में, खलिहान में। वो कहता है कि आम जनता तो आपको कहीं भी मिल जाएगी मैडम, आप जितना पैसा खर्च करके जो देखने आई हैं, क्या देखने गई हैं? खूबसूरती किसकी? प्रकृति की, कि वो देखिए। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है, ये वेस्ट एट रिपेइंग है। क्या बोलती हैं बच्चों इनको? बेस्ट एट रिपेइंग। ये कहती है कि ये हमारे देश की आम जनता नहीं है, ये ही है कर्मठ लोग, काम करने वाले लोग, कि बेस्ट एट रिपेइंग है, जो चीजें संतुलन बनाने में जो हेल्पर है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। बताइए, अब वो रास्ते ना छोड़ आए तो कोई जाए ही नहीं, कोई जाए ही नहीं, कोई टूरिस्ट ही ना होगा, तो वहां कैसे अर्निंग होगी, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना। तो वो कहते हैं कि ये कितना सा कम लेती हैं, इनको कितना सा मिलता है, और ये प्रकृति को, इंसानों को, समाज को, सरकार को कितना कुछ लौटाते हैं वापस। मन ही मन मैंने सोचा, हम वापस जीत की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा हो। वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। देखिए, उनके मन में, मधु कांकरिया जी के मन में उन पहाड़िन औरतों के प्रति इतना प्यार आता है कि वह उनको क्या बुलाती हैं? सुंदरी नहीं बच्चों, श्रम सुंदरी। अभी आपसे कोई पूछे वह उनको श्रम सुंदरी क्यों कहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी मेहनत करती हैं, उनको मधु कांकरिया जी बेस्ट एट रिपेइंग का खिताब दे देती हैं। तो क्या होता है, उनको कहकर पुकारती हैं श्रम सुंदरी। और श्रम, जैसे उनकी जीभ चलने लगी तो श्रम सुंदरियां एकदम खिलखिलाकर हंस दी। बहुत मस्त मोले इंसान होते हैं बच्चों, वहां खूब अभावों में रहते हैं, लेकिन जिंदगी के प्रति उनका नजरिया कैसा होता है? सकारात्मक। तो मुस्कुराते रहते हैं, कभी दुखी नहीं होते, है ना। तो वो जब हंसी ना, तो मधु कांकरिया जी के दिल को बड़ी तसल्ली मिली और उनको ऐसा लगा जैसे ये खंडर था ना, वो ताजमहल बन गया। इतनी खुशी मिली उनको। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, बच्चों बोर तो नहीं हो रहे आप? हम एक पूरा चैप्टर एक ही बार में करेंगे, क्योंकि एक बार में क्यों करेंगे? देखिए, चैप्टर को फ्लो में आने में, एक रिदम बनने में समय लगता है, और हमने ये रिदम तोड़ दिया। हम
अब ऊब गए, दूसरे लेक्चर की तरफ चलेंगे तो बच्चों में पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसलिए बैठिए, सुनिए और हम एक साथ इसको चैप्टर को खत्म करेंगे। कह रही हैं हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। देखिए उनको ढेर सारे बच्चे मिले अब, और कहाँ से आ रहे थे बच्चे? स्कूल से। तो जितेन बताता है कि 3-3.5 किलोमीटर चढ़कर जाते हैं ये बच्चे डेली स्कूल। तो अब क्या है, हमारे मन में कैसे बच्चा रहेगा, अच्छा इनकी स्कूल की बस नहीं आती? तो वो एक मधु जी पूछेंगी क्या स्कूल की बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। अब ये क्वेश्चन किसने पूछा? मणि ने। तो जितेन को हंसी आ गई। जितेन कहता है मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बरबीला नहीं मिलेगा। बरबीला क्या होता है बच्चों? तौंद निकल आती है ना, मोटा थुलथुला सा पेट हो जाता है। तो कहता है कि ये पहाड़ी इलाका है मैडम, मैदानी नहीं है। यहाँ तो सब काम ना चल के होता है, अपने पैदल पैदल चलते हैं सारे कामों की, सब लोगों की और सारे कामों की आदत यही है, सब पैदल पैदल अपना काम करते हैं। तो इसीलिए वहां कोई क्यों नहीं मिलता चिकना बरबीला, क्योंकि तौंद होगी ही नहीं। जब आप फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हो तो आपका पेट बाहर निकलेगा ही नहीं। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में आते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। कि देखिए, और नार्गे ने बताया आगे कि ये बच्चे ऐसे नहीं है कि केवल स्कूल ही जाते हैं। तराई में एक स्कूल है, लेकिन स्कूल से आके अपनी माओ के साथ काम करते हैं, मवेशियों के लिए चारा भी लाते हैं और मम्मी का पापा का सबका हाथ बटाते हैं। फिर वो कहता है कि अब क्या है, जीप जल्दी बच्चों आगे, और रास्ते एकदम सकरे होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फीते से इंच टेप से नाप के ही कि एक जीप ही निकल जाए, बस इतनी चौड़ाई के रास्तों को बनाया गया है। इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी चेतावनी है ना। किसी को पढ़ते ही याद आ जाए अरे भाई घर पे मेरा परिवार भी है, मुझे धीरे चलना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इट अराउंड। कि क्या लिखा हुआ है कि ना मैन ईटर मतलब नरभक्षी हैं, जानवर हैं यहाँ पे, तो धीरे चलिए और सावधान रहिए। वी अवेयर। क्या लिखा है बच्चों? वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। तो लिखा हुआ तो था मैन ईटर अराउंड ना कि नरभक्षी है यहाँ पे, लेकिन उनको क्या दिखे? याक दिखे। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। भाई बच्चों याक तो बहुत काम का होता है बर्फीले क्षेत्रों में। तो कहते हैं कि वो तो सुरक्षा का भाव आ रहा था उनको देख के। तो सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। बच्चों मैंने बताया था ना आपको एक फोटो में, ये तो बोकू पहने तो खूब सारी औरतें दिख जाती हैं। बोकू उनका क्या है? परिधान है ये ना, सिक्किमी परिधान जो होता है, सिक्किम की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको बोलते हैं बोकू। तो उनको चाय के बागानों में औरतें दिख गई बोकू पहने हुए और पत्तियां तोड़ते हुए। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक हवा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मैं मंत्रमुग्ध सी चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। एक औरत ने बच्चों
लाल कलर का बोकू पहन रखा है ना, और पूरे हरे हरे चाय के बागान, चाय के हरे पत्तों में एकदम वो कैसे दिख रही, लाल बोकू पहने। तो कांकरिया जी कहती है मुझे ऐसे फील हो रही कि जैसे सूरज ढलता हुआ, सूरज होता है ना अपने इंद्रधनुषी छटा बिखेरता है, ऐसे उन्हें फील हुई। तो वो एकदम से ऐसे चिल्लाई, ओ वाओ, जैसे आप कोई खुशी से चिल्लाते हो ना, वाओ कितना सुंदर है, ओ वाओ ऑसम। तो ऐसे ही मधु कांकरिया जी कहती है वाओ ब्यूटीफुल, कहती है कि मेरे लिए इतना सौंदर्य देखना असहनीय है ना, कि मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायोंग में पड़ाव लेना था। वो कहते हैं कि युमथांग पहुंचने से पहले आप, भाई बच्चों शाम हो गई, सफर हो चला उनका, तो अब वो एक नाइट स्टे करेंगे, फिर अगले दिन के लिए निकलेंगे। तो कहती है कि हमें अब क्या है ना, लायोंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती है एक नन्ही सी शांत बस्ती लायोंग। लायोंग के बारे में बताती है कि गगनचुंबी पहाड़ है, पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे हैं, वहां पर कैसे है, उसके तल में ऐसे लगती है नन्ही सी शांत सी बस्ती है लायोंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही है, ऐसा लगता है कि सारी दौड़ धूप यहाँ पे आके शांत हो जाती है, जैसे जिंदगी एकदम थम सी गई हो। उसी लायोंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। हाथ मुंह धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। झरना बह रहा है बच्चों तीस्ता नदी के किनारे, अब मधु जी बैठ चुकी हैं। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, मध्यम मध्यम धीरे 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 हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। शाम के समय बच्चों देखो, परिंदे जैसे लौटते हैं ना अपने घोंसलों में वापस, ऐसे वहां पर लोग भी वापस लौट रहे थे। कोई किसी काम के लिए निकला हुआ था, कोई किसी काम के लिए निकला हुआ था। तो सब शांति की खोज में इंसान कहाँ जाता है, पक्षी अपने घोंसले में, और इंसान का घोंसला क्या है, उसका घर। तो सभी लोग अपने अपने कामों से लौट रहे थे, और ये जो यात्री थे ये भी लायोंग में रुक चुके थे। देखिए वातावरण में अद्भुत शांति थी, मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व मेरे भीतर उगने लगा, वही सुख शांति और सुकून है जहाँ खंडित संपूर्णता है। कहती हैं कि इतनी शांति थी वहां कि उनकी आंखों से हल्के हल्के आंसू निकलने लगे। वो सोचते हैं कि एक बोधिसत्व का, बोधिसत्व मतलब एक ज्ञान का छोटा सा तिनका उनके मन में उभर आया है, और वे सोच रही हैं कि असली सुख शांति वही है जहाँ अखंडित संपूर्णता, अखंडित संपूर्णता क्या है बच्चों, अखंडित, जिसके खंड नहीं हुए हैं, तो वही संपूर्ण है जिसके खंड नहीं हुए हैं। तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, पेड़ पौधे झरने नदी पहाड़ पर्वत, तो कहती हैं कि वहीं पर जिंदगी का असली सुकून है जहाँ खंडित संपूर्णता है। देखिए पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने भी प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य क्या होता है बच्चों, अक्षम्य। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ अ का अर्थ क्या आता है, नकारात्मक निषेधात्मक, क्षम्य मतलब क्षमा करने योग्य, और अक्षम्य ना क्षमा करने योग्य, जिसको क्षमा ना किया जा सके। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। कहती है कि इंसान ना बहुत ही प्रकृति के साथ में बुरा बर्ताव करता है, प्रकृति उसे इतना कुछ दे रही है लेकिन इंसान मानता नहीं है। वो कैसा काम कर रहा है, क्षमा ना करने योग्य, प्रकृति उसे क्षमा ना करे। अब कहती है अब हिमालय मेरे लिए कैसा है, अब हिमालय मेरी कविता कहानियों का नहीं रहा, क्या बन गया है, उनका दर्शन बन गया है। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। अब वो पहुंच चुकी है जी। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौन था, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। क्या कहती हैं बच्चों, तीस्ता नदी का पानी अब ऐसे मधु कांकरिया जी अपनी अंजलि, इसको क्या कहते हैं, अंजलि, अंजलि में भर लेती हैं। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ अंजलि में भर के संकल्प किया जाता है, हमारे यहाँ भी किया जाता है बच्चों, आपके यहाँ करते हैं या नहीं मुझे कमेंट में बताइएगा।
तो कहती है कि जैसे ही मैंने तीस्ता नदी के पानी को ऐसे अंजलि में भरा, मुझे याद आया कि हमारे यहाँ ऐसे पानी को अंजलि में भरकर संकल्प लिया जाता है। लेकिन वो कहती है लेकिन मैं क्या संकल्प लूं, मैं संकल्प लेने के लायक की स्थिति में ही नहीं थी। तो क्या हुआ, उनको क्या याद आ रहा था बस उस क्षणों में, उन क्षणों में उनको वही याद आ रहा था बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी गिरदबू प्रार्थना कि हे प्रभु मेरा जीवन अच्छाई के लिए समर्पित हो, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। देखिए और क्या कहती है कि वो कहती है कि मेरी अंदर की सारी तामसिकताएं, तामसिकता क्या होता है बच्चों, जो बुरी भावनाएं होती हैं, बुरी भावनाओं से इन द सेंस क्या है, बुरी भावना मतलब ऐसा नहीं कि चोरी डकैती, बुरी भावनाएं बच्चों अत्यधिक पाने की जो इच्छा होती है कि आज मेरे पास 2 गाड़ियां नहीं, मुझे 2 गाड़ियां नहीं, मुझे 4 गाड़ियां चाहिए, मुझे 2 घर नहीं, मुझे 4 घर चाहिए, मेरे पास ऐसा बंगला हो, इससे भी बड़ा हो, अरे मेरे पास तो ये छोटा सा फोन है, मुझे एप्पल फोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। तो यही वो कहते हैं कि मेरे अंदर की हे प्रभु सारी तामसिकताएं बह जाएं, कि जो मेरे अंदर जो ये व्यसनों का जाल चलता रहता है कि बस अच्छा और अधिक पानी की जो लालसा है वह सारी खत्म हो जाए। अब देखिए रात धीरे धीरे गहराने लगी, हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। अब क्या है बच्चों, सारे लोग उस गेस्ट हाउस में हैं, तो कहती हैं कि एक लकड़ी का बना एक वाद्य यंत्र है, जितेन बजाता है, डांस करता है, तो ऐसा समा बन जाता है वहां, और रात ऐसे कैसे छोटी सी निकलती जा रही है, जैसे कैसे निकल रही है, जैसे परियों की कहानी सुनाते हैं दादी नानी, तो रात का पता ही नहीं चलता। वो कहती हैं ऐसे ही रात का भी यहाँ पर पता ही नहीं लग रहा है। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। वो कहती है कि उनके साथ जो उनकी मित्र थी मणि, वो 50 साल की है, कि 50 साल की मणि ने भी इतना जोरदार डांस करा, ऐसी प्रस्तुति दी कि हम सब मंत्र मुग्ध होके उसको देखते ही रह गए। और ऐसा समा बंधा कि जितने भी सैलानी थे वो गोल घेरे में आ गए, और गोल घेरे में सब एक साथ डांस करने लगे। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ पे मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीनों में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। और मधुकांकरिया जी सुबह निकल जाती है लायुंग में घूमने ना, तो लायुंग में घूमने निकलती हैं, तो उनको क्या उम्मीद थी कि बर्फ मिलेगी। मैंने आपको बताया हम प्लेन्स में जो लोग रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं, वो उनको तो क्या चाहिए, पहाड़ी इलाकों में बस बर्फ देखने को मिल जाए, सुकून आ जाएगा। उनको ऐसा फील होता है जैसे हम जन्नत में आ गए हो। तो वही मधुकांकरिया जी सोच रही है, लेकिन वहां पे भी क्या था बच्चों, बर्फ नहीं थी। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं, अब देखिए आगे कहाँ जाएंगी वो, कटाव, कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं बच्चों कटाव को। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जब आप ये वीडियो देखें, लेक्चर ले रहे हो, तो आप मुझे बताना भारत का स्विट्जरलैंड तो कटाव को कहते हैं, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है। भारत की ही जगह है, मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, हाँ, तो आप मुझे बताइएगा। कहती है कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। अब वो बर्फ ढूंढ रही थी, तो वहां के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि मैडम यहाँ तो बर्फ नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल है जो लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन आप कटाव चली जाएं तो कटाव में आपको शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। तो अब वो कहती है कटाव कहाँ है,
तो वो बताते हैं कि कटाव यहाँ से 500 फीट ऊंचाई पर है, लायोंग से 500 फीट ऊंचाई पर है कटाव। और कटाव क्योंकि सुर्खियों में नहीं आया है, कटाव के बारे में अभी किसी को स्थानीय लोगों के अलावा ज्यादा टूरिस्ट को पता नहीं है, टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया, तो वहां पे बर्फ जैसी पड़ती है ऐसी की ऐसी ही है। और कितने घंटे का सफर था बच्चों उनका? करीब 2 घंटे का सफर था लायोंग से। एक नवयुवक मुझसे बतिया रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्साह पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। एक उसकी औरत देख रही थी, स्थानीय आदमी की जो वाइफ देखने लग रही थी, वो मधुकांकरिया जी से बतरा रहे थे, तो थैले में से जो महुआ रखा हुआ था उसको गुड़ुप कर गई मतलब खा गई। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। अब देखिए, अब उन्होंने कहा कि भाई हम तो कटाव चलेंगे, तो अब जितेन उनको कहाँ लेके जा रहा है? कटाव। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत। बच्चों कटाव और अभी ऊपर है, तो कटाव का रास्ता और ज्यादा खराब है ना, और मौसम भी और ज्यादा खराब। सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश, एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध को और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। देखिए क्या शानदार चेतावनी लिखी हुई है। कह रही है कि सब कुछ बादल में हो रहा था, बादलों ने सब कुछ ढक रखा था। जितेन तो लगभग ऐसे मानिए अंदाजे से गाड़ी चला रहा था, और सब क्या है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा बच्चों, क्योंकि सबकी जान हलक में अटकी पड़ी है, बस सबकी सांसों की आवाज आ रही है। इतने में वो चेतावनी देखती हैं कि इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, कि अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड तो पकड़े ही ना, ऐसे जैसे स्पीड को तलाक दे दिया हो। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। देखिए क्या शानदार है, दुर्घटना से देर भली, कि दुर्घटना हो इससे अच्छा तो है देर हो जाए, और सावधानी से मौत टली, की सावधानी बरतोगे तो मौत टल जाएगी, मौत नहीं आएगी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। जो उनकी सहयात्री थी मणि, वो स्विट्जरलैंड घूम के आ चुकी थी। आप बच्चों वो पहुंच गए कटाव। तो वो एकदम जितेन कहता है कि कटाव क्या है? हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो मणि एकदम कहती है कि नहीं, क्योंकि स्विट्जरलैंड उतनी ऊंचाई पर नहीं है, इतनी क्या ऊंचाई पर ही नहीं है। तो कहती है कि स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है और स्विट्जरलैंड इतना सुंदर नहीं है जितना क्या है हिंदुस्तान का कटाव। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। लो मेरे दोस्तों, हो गई मधुकांकरिया जी की ख्वाहिश पूरी। आप कटाव पहुंचकर उनको क्या दिखे? पूरे के पूरे बर्फ में लबालब डूबे हुए पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? आप जितेन ने पूछा कैसा लग रहा है, आप बताइए। जब हमें हमारे कोई मन की चीज मिल जाए और कोई पूछ ले कैसा लग रहा है, तो क्या प्रति उत्तर आता है? या तो कोई स्थानीय लैंग्वेज में कहेगा, है ना, या उसके अंदर की जो अपनी लैंग्वेज होगी ना उसमें एकदम उद्गार प्रकटित करेगा। ऐसे ही मधुकांकरिया जी बोलती है, राम रोछो। वह उछल पड़ा, क्योंकि राम रोछो क्या है बच्चों? नेपाली वर्ड है। तो वो अब जितेन नार्गे कहाँ का है? जितेन नार्गे स्वयं नेपाली है।
तो जैसे ही वो राम रोचो सुनता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, देखिए। वो कहता है, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी। अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी, है ना। जैसे उसने राम रोचो सुना ना तो वो एकदम उसकी आंखें चमक गई। बच्चों, जब हम कहीं बाहर गए हुए हों और हम जैसे जैसे मैं राजस्थानी हूँ और मेरी राजस्थानी जैसे मैं भाषा बोल दूं और कोई मेरे को राजस्थानी बोलने वाला ही मिल जाए तो मुझे कितनी खुशी होती है ना। जैसे स्थानीय लैंग्वेज वाला आपका कोई मित्रगण मिल जाए, मित्रगण तो छोड़िए, आप उसको जानते नहीं हो, लेकिन कोई आपकी जुबान बोल दे, आपकी लैंग्वेज बोले तो इतनी प्रसन्नता होती है। वही होता है जितेन नार्गे के साथ में, उसकी आंखें चमक उठती हैं, एकदम से पूछता है यह नेपाली शब्द आपने कहाँ से सीखा, और एकदम से ऐसा लगा जैसे जादू हो गया हो, है ना, मैजिकल फीलिंग आई कि छोटी छोटी बर्फ एकदम से गिरने लगी। तिम्रो माया सेंधे मलाई सता ऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुओर बिखरी है बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। अब नेपाली है जितेन, तो जितेन गाता है, तिम्रो माया सेंधे मलाई सता ऊंच, तिम्रो माया सेंधे मलाई सता ऊंच। क्या कहता है, तुम्हारा प्यार सदैव मुझे रुलाता है। मतलब उसको भी अपने किसी प्रेमी की याद आ गई, उसके हो सकता है घर में उसकी वाइफ हो, उसके बच्चे हो, तो एकदम से प्रकृति का ऐसा नजारा देख के, ऐसे हल्की हल्की मोती जैसी बर्फ गिरते हुए देख के उसके भी उद्गार प्रकट होने लगते हैं। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। देखिए बच्चों, घुटनों तक नरम नरम बर्फ होती है, वहां इतनी बर्फ थी। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पांव झन 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 करने लग रहे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। मन वृंदावन होना क्या है बच्चों, मतलब प्रफुल्लित ना होना, एकदम खुशी से झूम उठना। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई थी कि मैं बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। क्योंकि बच्चों कटाओ के बारे में पता ही नहीं था, कटाओ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाए, तो वहां पे दुकानें नहीं थी। तो मधुकांकरिया जी के पास बर्फ में पहनने वाले बूट अलग से होते हैं जिससे उनमें बर्फ ना घुसे, तो वो नहीं थे, तो इसलिए वो क्या है, बर्फ में आराम से लेट नहीं पाए, क्योंकि उनका होना बहुत जरूरी है, पूरे बॉडी में बर्फ घुस जाएगी नहीं तो। धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में से फिर देख सकूं। देखिए मैंने कहा ना कि कोशिश कीजिए कुछ शांति के लम्हों को आप अपनी आंखों में कैद कर सकें, जिससे आप जब भी अपनी आंखें बंद करके उन लम्हों को याद करना चाहें तो स्वतः ही मुस्कुराहट आपके होठों पर खिल उठे। ऐसे ही इन्होंने कैमरे में कैद नहीं किया, इन्होंने अपने अंतर मन में उन तस्वीरों को एकदम खींच खींच के जमा लिया, जिससे कह रही हैं कि जब मैं वापस चली जाऊं अपने घर उस महानगर के डार्क रूम में, जब मैं अपनी आंखें बंद करके देखूं तो मैं मुस्कुरा सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशकर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही भिगोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। क्यों कह रही हैं बच्चों, क्योंकि वेदों में संपूर्ण प्रकृति का, संपूर्ण संसार का सारा महत्व समाया हुआ है। तो कहती है कि किसी ऋषि मुनि ने, देवताओं ने यहीं पर वेदों की रचना की होगी, ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही ऋतु में, ऐसे ही प्रकृति के अंदर बैठ के। कोई कब लिख सकता है, जब वह उन क्षणों को फील कर रहा है। मैं आज यहाँ आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं स्वयं इन क्षणों को जी चुकी हूँ। तो जब मैं जी चुकी हूँ तो मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि मधुकांकरिया जी को कैसा लग रहा है। अब कहती हैं कि क्या कह रही है कि हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखना का महामंत्र पाया होगा। सर्वे भवन्तु सुखना के चारों तरफ सभी लोग सुखी हों, कोई भी दुखी ना हो, सबके सब सुखी हों।
अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा सा बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। क्या कह रही है? यह प्राकृतिक नजारा, यह प्रकृति का नजारा कैसा है कि कोई पापी से पापी इंसान को यहाँ छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो वो भी क्या करुणा का अवतार क्या बन जाएगा, स्वयं को बुद्ध महसूस करने लगेगा, खुद ही ये सोचेगा सारे झंझटों को छोड़ो भाई, दुनिया में कुछ नहीं है, ये ही सत्य है। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने पढ़ी है मिल्टन और ईव की कविता? नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा। तो मिल्टन ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है उसमें बच्चों कि ना कोई शैतान भी, ये इतनी सुंदर है, ईव इतनी सुंदर है कि कोई शैतान इसे देख लेना तो वो किसी का शैतानीपन मतलब स्वयं का शैतानीपन भूल जाएगा और किसी का अमंगल करने के विषय में नहीं सोचेगा। तो अब कह रही है कि यहाँ का जो प्राकृतिक नजारा है ना वह भी ऐसा ही है कि यहाँ पे आके ऐसा लगता है प्रकृति बिल्कुल शांत है, प्रकृति किसी के अमंगल के विषय में नहीं सोचती। तो मणि से पूछते हैं, मणि तुमने मिल्टन और ईव की कविता पढ़ी है? तो मणि क्या कहती है? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के, देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। देखिए मणि के भी उद्गार प्रकट हो रहे हैं कि मणि भी क्या है, एकदम दार्शनिक की तरह बात कर रही है कि देखो ये जो हिम शिखर है ना ये पूरे पूरे एशिया के लिए पानी देते हैं, देखो कि प्रकृति ने भी कैसे कर रखा है। क्या करती है प्रकृति कि सर्दियों में पूरे पानी को संजो के रखती है, गर्मियों में जब लोग प्यास से मरते हैं तब ये पिघलने लग जाती हैं, जब नदियों का रूप ले लेती हैं, नदियां बह बह के हर राज्य में चले जाती हैं। तो वो मणि अपनी बातें बताती हुई कहती हैं, देखो कि सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती हैं और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, किसकी बच्चों? प्रकृति की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर है। देखिए मणि भी अपना सिर झुकाती हैं कि हम पर इस प्रकृति का कितना ज्यादा एहसान है, हम इनके आभारी हैं। बच्चों चलिए एक हम भी आभार व्यक्त करते हैं अपनी प्रकृति के लिए, गॉड को ग्रेटिट्यूड करते हैं कि हमें इतनी अच्छी प्रकृति दी, इतनी अच्छी व्यवस्था करी कि हमें स्वयं कुछ करना ही नहीं पड़ता, है ना। तो आप भी एक बार थैंक यू जरूर बोले प्रकृति को। मणि ने आप देखिए अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई, उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे भी मणि जी को वो पहाड़ियां याद आ गई, वो औरतें, अब उनको एकदम से ऐसा लगा कि यार कितनी सुंदरता तो है लेकिन यहाँ पे कितना काम करना पड़ता है लोगों को। आत्मा की अनंत परतों को छीनता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। अब उन्हें याद आया, जब उन्हें फौजी टुकड़ी दिखी ना तो याद आया कि अरे यार हम तो बॉर्डर पे, यहाँ से आगे ही बस क्या है, चीन और इंडिया का बॉर्डर है। एक फौजी से मैंने कहा, आप इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। उस समय बच्चों टेम्परेचर कितना है? -15 डिग्री सेल्सियस। तो वो कह रही है फौजी भाई से कि आपको तो इतने कम तापमान पे बहुत दिक्कत आती होगी। तो वह हंस दिया, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा देते हैं। आप फौजी भाई कहते हैं कि आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा देते हैं। फेरी भैटोला, फेरी भैटोला मीन्स बच्चों फिर मिलेंगे। फेरी भैटोला कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। सही बात है ना बच्चों, क्या लिखा हुआ है? वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। जब हम आज कुछ देंगे ही नहीं तो अगली पीढ़ी क्या यूज करेगी? कुछ अगली पीढ़ी के लिए भी छोड़ें, कुछ चीजों को ऐसे यूज करना सीखें कि हम भी प्रकृति को अपना योगदान दे सकें।
मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। कह रही हैं कि जब सब कुछ जम जाता है इतने टेम्परेचर पे, केवल पेट्रोल नहीं जमती। बताना मुझे आप, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। मुझे पता है, लेकिन मैं बता दूंगी आपको, तो फिर आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अरे ऐसे मत देखो, मैं बताने ही वाली हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगी। तो कहते हैं कि ये बैसाख है, अप्रैल का महीना है ना, लेकिन अप्रैल तो छोड़िए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो सब जगह, मतलब हर मौसम में, हर ऋतु में हमारे ये फौजी भाई ऐसे ही पहरा देते हैं। आप देखिए क्या कह रही हैं। और जिन सकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। मेरे लिए यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर यूमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। जितेन अभी थोड़े दिन पहले ही नेपाल से आया था। तो वो कह रही है कि बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं, कि कहाँ चलेंगे, यांग पहुंचेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे अपने यूमथांग की तरफ। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियोता और रोडेडेंड्रो के फूल। देखो, प्रियोता और रोडेडेंड्रो के फूल इन्होंने पहले भी देखे थे, तो कह रही हैं कि वापस से हम लौट रहे हैं तो बहुत सारे फूल हैं इनके। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर बढ़ जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज सज रखी हो, कि इतने फूल हो जाएंगे 15 दिनों में। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। बच्चों, पहाड़ पे जाने वाला रास्ता अलग होता है, आने वाला अलग होता है। तो जाने वाला सकरा था, अब जब ये लौट रहे हैं तो कह रही हैं कि उसकी अपेक्षा यहाँ पे रास्ते चौड़े हैं। इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। उनको बंदर भी दिख गए। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यूमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद अब क्या होगा बच्चों, अब वो कटाव के बर्फीले पहाड़ देखा है ना, तो अब उनको यूमथांग सुंदर नहीं लगेगा। अब पहले जो यूमथांग उनको विशेष रूप से सुंदर लग रहा था। मैंने आपको बताया ना, हिल स्टेशन पे जैसे आज आपने जो साइट विजिट करी है, वो आपको लगेगा अरे यार वाओ, ये कितना सुंदर है, इससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप नेक्स्ट साइट पे चलेंगे, नेक्स्ट डे आपको लगेगा ये उससे ज्यादा सुंदर है। फिर नेक्स्ट डे चलेंगे, लगेगा ये उससे ज्यादा सुंदर है। फिर आप लौटेंगे ना, तो आपके 7-8 दिन तो आंखों में कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा अरे यार पत्थर भाटे, हर जगह पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग दिख रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ही अब उनको लग रहा है। अब वो तो अभी कटाव से लौट ही रही हैं, फिर भी उनको क्या है बच्चों, यूमथांग अब उनको अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बच्चों, बड़ी ही अच्छी बात है कि मंजिल से ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। देखिए, अभी आप 10th में हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, मैं कहती हूँ आप बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए, डॉक्टर्स बनिए, इंजीनियर्स बनिए, कोई टीचर बनिए, कोई कलेक्टर बनिए, कोई कलेक्टर में भी क्या, कोई यूपीएससी क्रैक कीजिए, कोई आरपीएससी कीजिए, कोई अपने स्टेट का पीसीएस कीजिए, जो आपका दिल करे वो बनिए। लेकिन आप बन जाएंगे, वो खुशी तो बहुत होगी, आपके परिवार में सब खुश होंगे, लेकिन जो ये आप अपने स्कूली जीवन से लेके कॉलेज और जो एंटायर आपका लाइफ चलेगा उस मंजिल को पाने के लिए, तो ये जो मंजिल को पाने तक का जो ये सफर होगा बच्चों, ये उससे भी ज्यादा रोमांचक होगा। इसको जब आप इतनी मेहनत कीजिए कि जब आप अपने पुराने दिनों को याद करें तो आपको इतनी खुशी हो, वाह यार मैंने क्या पढ़ाई की थी, है ना। मैं एक एक पूरी सब्जेक्ट को रिवाइज कर देता था एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में, इतने अच्छे से तैयारी की थी। तो वो भी कहती हैं कि मंजिल अब कहाँ था उनका, बर्फीले पहाड़ देखना, तो वो कटाव होके आ गई। तो वो कहती हैं लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मंजिल से भी ज्यादा रोमांचक है मंजिल तक का सफर। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो। अब वहां पे एक औरत सिक्किमी है,
चिप्स बेच रही है, तो वो पूछती हैं कि क्या तुम सिक्किमी हो? तो देखिए वो कितना अच्छा उत्तर देती है। तो वो कहती है नहीं मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा, सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया था और कैसे मिला था? संधि पत्र हुआ था? अगर हुआ था तो किस किस के बीच में हुआ था? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो वो सिक्किमी औरत से पूछती हैं कि क्या तुम सिक्किमी हो? तो वो कहती है कि नहीं जी, मैं इंडियन हूँ, है ना, मैं भारतीय हूँ। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि ना सिक्किम वाले भारत में मिलके बड़े खुश हैं, बहुत राजी हैं। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। देखिए मणि जी को बड़ी कुत्तों के बारे में नॉलेज है। वो कहती है पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, केवल चांदनी रात होगी ना जब भौंकेंगे। ये मूवी का सा सीन हो गया ये तो। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, अब वो सोच रही है कि क्या चंद्रमा की चांदनी कुत्तों पर भी असर करती है जैसे समुद्र पे करती है, ज्वार भाटे आते हैं, तो ऐसे पूर्णिमा की चांदनी कुत्तों पर भी असर करती है? क्योंकि मणि कहती है कि ये केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारी देता रहा। रकम रकम बच्चों, कदम कदम की, थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाते तो वहां की जानकारी देता रहा। मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। वो बता रहा है कि मैडम यहाँ एक पत्थर है, वहां पर गुरु नानक जी के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक गए थे, कि गुरु नानक देव खाना खा रहे थे और उनकी थाली से थोड़े से चावल छिटक गए थे। जिस पर चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है, मतलब वहां पे चावल के खेत हैं। तो जितेन बताता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ लोग मानते हैं कि गुरु नानक जी आए थे और उनके वो खाना खा रहे थे, उनकी थाली से चावल छिटक गए, तो जहां जहां उनके चावल छिटके वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम इसे खैदुम कहते हैं, यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। देखिए मैंने कहा ना कहीं ये किंवदंतियां कहिए, मैथोलॉजिकल कहिए, कुछ आस्था कहिए, लेकिन ये काम करती हैं, असर करती हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि यहाँ पर मान्यता ये है कि यहाँ जो गंदगी फैलाएगा ना वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उन्होंने पूछा फिर, है ना, कांकरिया जी ने, मधु कांकरिया पूछते हैं कि तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो वो कहता है, उसने जीभ निकालते हुए कहा, ऐसे कहते हैं ना, नहीं नहीं मैडम नहीं, पहाड़ नदी झरने हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। बच्चों करनी भी चाहिए, है ना, पहाड़ नदी झरने सबकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए बच्चों। मैं तो बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ कि जो क्या करते हैं नदी में अपना नारियल बताशा, पूजा की थाली चुन्नी, ये सब वो आप उसमें जाके पूजा करते हैं कि हम सब प्रवाहित कर रहे हैं। नदी तो कहीं ना कहीं गंदी होगी, ऐसे कोई चीज को साफ नहीं रखा जा सकता। पूजा का मतलब है, इनका पूजनीय मानने का मतलब है आपके मन में इनके प्रति आस्था भाव होना चाहिए कि हम कुछ भी हो जाए इनको गंदा ना करें। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। जितेन कहता है गैंगटॉक नहीं मैम, गंतोक कहिए, गंतोक। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। बच्चों गंतोक का मतलब क्या होता है? पहाड़, इसीलिए उसको बोलते हैं गंतोक। और गंतोक गंतोक होते 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 वो हो गया गैंगटॉक। मैं कुछ पूछती कि फिर वह चालू हो गया। मैडम यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सके। देखिए किसके मन में आया था? कैप्टन थे शेखर दत्ता जी, है ना। शेखर दत्ता जी जब सिक्किम को भारत में मिला लिया तो आर्मी को भेजा गया उस जगह पे ना, क्योंकि भारत की फौज वहां पे अपने शामिल हुई। तो लेकिन फिर उनके मन में आया शेखर दत्ता जी के कि केवल भारतीय जवान ही क्यों, ऐसा करते हैं इसको टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे सबका आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए अब भी रास्ते बन रहे हैं, हाँ रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है।
शायद मनुष्य की इसी समाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। देखिए सौंदर्य क्या बताती है मधु कांकरिया जी, कि मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का, कहीं समाप्त ना होने वाली खोज का नाम ही क्या है बच्चों, सौंदर्य। मन ही मन में कहती हूँ जीप आगे बढ़ने लगते, वो मन ही मन में कहते हैं कि मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है और जीप आगे बढ़ने लगती। तो बच्चों ये था मधु कांकरिया जी का यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी, जहाँ पे मधु कांकरिया जी सिक्किम से गैंगटॉक शहर से चलती हैं और कहाँ तक पहुंच जाती हैं, कटाव तक, और कटाव से फिर वापस आती हैं गंगटोक, है ना। जैसे जितेन कहता है गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पूरा होता है आपका चैप्टर। मुझे नहीं लगता बच्चों कि ये आपके समझ में नहीं आया होगा। अगर आपने मेरा एक एक शब्द सुना है तो इस चैप्टर से ज्यादा अच्छा आपको कुछ और नहीं लगेगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर था लंबा लेकिन हमने एक ही शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आप पढ़िए, सीखिए, समझिए। चैप्टर पसंद आए बच्चों वीडियो लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने में शर्माइए मत, और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी घबराइए मत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।